जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ अपने चैनल जीनियस इंडिया में। और आज हम सभी कार्बोहाइड्रेट लेक्चर फर्स्ट देखेंगे और इस कार्बोहाइड्रेट लेसन के आपके कई लेक्चर होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं और ध्यान देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। जैसा कि आप देखते हैं हेडिंग डली है आपकी, तो हम क्या जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यदि थोड़ा अगर विस्तार से संक्षेप में जानने का प्रयास करें तो कार्बोहाइड्रेट को हम देखते हैं तो कार्बो और प्लस हाइड्रेट होता है। कार्बो से हम मान सकते हैं ये कार्बन है और हाइड्रेट से मतलब आप जानते हैं हाइड्रेट जो होता है वो एक प्रकार के जल की बात करते हैं। कार्बन यानी सी होता है और आपका ये H2O होता है। इन दोनों को मिला दें तो अपने पास एक क्या बनता है, CH2O होता है। लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के N अणु हो सकते हैं और जल की भी N अणु हो सकते हैं, इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है CnH2O का होल N हमें प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन और हाइड्रेट यानी जल, कार्बन यानी C और H2O यानी जल। कार्बन की संख्या कई हो सकती है और H2O की संख्या n मान ली हमने, तो इसलिए इसका फॉर्मूला जो कर सकता है वो होता है CnH2O का होल है। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है जीवों का, जो जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी का प्रमुख अवयव होता है, प्रमुख अवयव होता है। लेकिन कौन सा प्रमुख अवयव होता है, वो होता है ऊर्जा का। यदि हमें एनर्जी चाहिए तो हम कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं। जितना हम गेहूं की रोटी या कुछ ब्रेड वगैरह खाते हैं वो उनसे हमें मिलता क्या है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और वो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलती कैसे है, वो हम जानते हैं कि जंतु यानी प्राणी लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट या भोजन का पाचन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी भोजन जो पाचन होता है, भोजन का जो संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन होता है और जल होता है, ठीक है। इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है मैं आपको नीचे ही बता चुका हूँ, वो है आपका CnH2O का होल है, ठीक है। बात समझ में आ गई इसने कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब हम ये भी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की यदि परिभाषा की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या है, तो यहाँ मैं नॉर्मली आपसे बता दूं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट सी जो कार्बोहाइड्रेट है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन पर होते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा या कीटोन का जो जल अपघटन होगा उससे हमें क्या प्राप्त होता, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। दोनों बात में आप कह सकते हैं, यानी ऐसा कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के होते हैं या कीटोन बनाते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के अपघटन से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं, ठीक है। कंप्लीट बात हो चुकी है। अब यदि बात करें कार्बोहाइड्रेट के बारे में, एक बात ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट में जो जल है, जल का जो अनुपात होता है वो है 2:1, वही कार्बोहाइड्रेट में भी जल का अनुपात होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट में जल का जो अनुपात होता है वही अनुपात यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भी होगा। यानी जल का जो अनुपात है कितना, 2:1, वही अनुपात आपका कार्बोहाइड्रेट में भी जल का होगा। तो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की। वीडियो को पॉज करके इसको आराम से आप लिख सकते हैं, वैसे भी आपको ये लिखा हुआ सब दे दिया जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स के यदि वर्गीकरण की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। सबसे पहले वर्गीकरण की बात करूं तो भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने भागों में बांटा गया है। तो हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया। एक तो होती है शर्करा जिसे बोलते हैं शुगर, एक होती है सेकेंड यदि बात करें तो अशर्करा जिसे बोलते हैं नॉन शुगर।
कबड़ी बात हो चुकी। यानी एक शर्करा होगी, भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा गया है, एक शर्करा एक अशर्करा, यानी शुगर एंड नॉन शुगर। कंप्लीट बात। अब शुगर है क्या, तो आप जानते हैं शुगर यानी शर्करा मतलब यह होती है जी जल में तो विलय होगी, क्या होगी, जल में विलय होगी, और स्वाद में मीठी होगी, होगी। थर्ड की बात करें तो ये क्रिस्टलीय भी हो सकती है, क्या होती है, क्रिस्टलीय, ये कहलाती है शर्करा। यानी शर्करा है क्या, शर्करा का कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या है कि जो जल में विलय, स्वाद में मीठी और क्रिस्टलीय होगी। कब बात उदाहरण की यदि बात करें तो आप जानते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बात समझ में आ रही, ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ और आपकी शक्कर हुई, ये सब क्या है, शर्करा के अंतर्गत आते हैं। अगर नॉन शुगर की बात करें तो नॉन शुगर का इसी का विपरीत होता है, जल में कैसे होते हैं, आविले। आपने देखा भी है ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, यदि हमें पता नहीं कि जल में विलय है कि नहीं है, तो आप जानते हैं कि मार्केट से जब ग्लूकोज लाते हैं, डिब्बा होता है, उसके लिए क्या करते हैं, जब हम ग्लूकोज को जल में डालते हैं तो आप चम्मच से घोलते हैं तो बहुत ही जल्दी से खुल जाता है, इसलिए जल को ग्लूकोज क्या बोला, जल में विलय है। और आप जानते हैं ग्लूकोज कैसा होता है, मीठा भी होता है। बात समझ में आ रही। तो जल में अशर्करा क्या है, जल में आविले, और क्या होगा, स्वादहीन होती है, क्या होती है, स्वादहीन, कोई स्वाद नहीं होता इसमें। और ये कैसी होती है, अक्रिस्टलीय होती है, कैसी होती है, अक्रिस्टलीय। कब बात हो गई। यानी नॉन शुगर जो होता है वो जल में आविले होता है। उदाहरण में के रूप में आप समझाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं सेलुलोज है, स्टार्च है, इस जल में कभी घुलते नहीं। आप जानते हैं पादप कोश का की जो भित्ति होती है वो सेलुलोज से निर्मित होती है। कभी आपने लकड़ी को जल में घोल लेते हुए देखा, नहीं ना। तो बस इतना ही समझ जाना है कि अशर्करा के अंतर्गत क्या आता है, सेलुलोज और स्टार्च। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा है, तो ध्यान देना है शर्करा कौन सी होगी जिसमें क्या होगा, जो जल में घुली होती है, मीठी हो और क्रिस्टली हो, वो कैसे होती है, वो सेलुलोज कहलाता है। कंप्लीट बात हो गई। तो जो भौतिक यानी फिजिकल बेसिस के यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसकी आधार पर हमने दो भागों में बांटा गया है, कार्बोहाइड्रेट शर्करा और अशर्करा। बात समझ में आई, इसको नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके। सेकंड, लिखा हुआ आपको दे दिया जाएगा, इसकी परेशानी बात नहीं होगी। अब हम बात करते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण क्या होगा इसका, मत समझ में रही। रासायनिक गुणों के आधार पर बांटा गया है कई भागों में इसको। पहला तो आप जानते हैं होता है मोनोसैकेराइड, सैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स क्या है, पहला तो होता है मोनोसैकेराइड, ठीक। तो मोनोसैकेराइड क्या है, देखो सर आप एक बात जान चुके हैं 11th में आईयूसीएन नामकरण जब सीखा नोमेनक्लेचर, तो आपने देखा मोनो का तात्पर्य होता है एक, ठीक है। तो मोनो का मतलब है एक, ठीक। तो मोनोसैकेराइड क्या कहलाते हैं, मोनोसैकेराइड का तात्पर्य है, हम यहाँ पर आपको डेफिनेशन के रूप में ही बता सकते हैं कि कैसे होते हैं। ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। कहने का तात्पर्य है सबसे सरल का मतलब है, सरल का मतलब क्या है, सरल यदि शब्द यूज हुआ है तो इसका तात्पर्य है कि मोनोसैकेराइड को हम किसी अन्य चीज में और नहीं तोड़ सकते, या कह सकते कि मोनोसैकेराइड का आप जल अपघटन नहीं करा सकते। बात बुद्धि में चल रही। कहने का तात्पर्य मोनोसैकेराइड में एक शब्द लिखा, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। सबसे सरल का तात्पर्य यही है कि मोनोसैकेराइड को और अधिक हम अणुओं में नहीं तोड़ सकते, यानी मोनोसैकेराइड को जल अपघटन नहीं हो सकता, साथ साथ में नहीं हो सकता, यानी इनसे एक से अधिक मोनोसैकेराइड नहीं बन सकते। ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उदाहरण में आपने अभी लिखा है ऐसे ग्लूकोज। सेकंड आपको उदाहरण हम बता सकते हैं जैसे फ्रक्टोज। बात समझ में आ रही बुद्धि में। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला भी वही होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी वही फॉर्मूला C6H12O6। अंतर क्या होता है इन दोनों में, फिर अणुसूत्र समान,
लेकिन यदि इनका संरचना सूत्र स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे तो वो भिन्न भिन्न होगा। और आप जानते हैं जिन यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है परंतु संरचना सूत्र यदि भिन्न भिन्न हो जाता है तो वो एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, आइसोमेरिज्म में कहलाते हैं। समझ रहे बात को? तो ग्लूकोज में पाया जाता है एल्डिहाइड समूह और फ्रक्टोज में पाया जाता है कीटो समूह। अंतर है इनका, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें इसके बारे में ज़्यादा विस्तार लगेंगे। अभी बात चली कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की। तो सबसे पहले मोनोसैकेराइड कैसे होते हैं, सबसे सरल कार्बो मतलब क्या होगा इसका कि इन्हें और या कह सकते हैं इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। उदाहरण में ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपका अणुसूत्र दोनों के समान, क्रियात्मक समूह दोनों का नहीं, फंक्शन ग्रुप भिन्न भिन्न है। ठीक है, ये थे आपके मोनोसैकेराइड। बात कर लोगे, इसको अलग करता हूँ, दूसरा लिख लेंगे आप, इसको नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके। सेकेंड ध्यान दें, मोनोसैकेराइड होगा। सेकेंड की बात करें, यहां आता है अगर आप ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड की बात करें हम तो ओलिगोसैकेराइड को ही कई भागों में बांटा गया है। पहले तो बात पहला तो है ओलिगोसैकेराइड कई भागों में, इसको पहला बांटा गया डाइसैकेराइड। बात समझ में आई बात को? अभी आपने पढ़ा मोनोसैकेराइड, इसको बांटा गया ट्राइसैकेराइड और इसको बांटा टेट्रासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स। कब बात हो चुकी है? यानी जो ओलिगोसैकेराइड है उसको कई भागों में बांटा गया, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। लेकिन ओलिगोसैकेराइड कहलाते क्या है? ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सब क्या होते हैं? जटिल कार्बोहाइड्रेट। वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, यदि समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं और लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दी जाती है और मेरा फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है। उसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप मैसेज करें या कुछ जवाब के मुझे, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा इससे। ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या है? ये जटिल कार्बोहाइड्रेट, जबकि वो क्या था? मोनोसैकेराइड सरल कार्बोहाइड्रेट थे। जटिल का तात्पर्य यह है कि ओलिगोसैकेराइड को अभी भी हम सरल बना सकते हैं और सरल बनाने का मतलब है कि जटिल इनको और छोटे 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 मोनोसैकेराइड में तोड़ सकते हैं। यानी तात्पर्य है कि ओलिगोसैकेराइड वे सैकेराइड कहलाते हैं जिनको मोनोसैकेराइडों में तोड़ा जा सकता है, इनको सरल अणुओं में तोड़ा जा सकता है और ये कम से कम 10 अणुओं में टूट जाते हैं। कितने? 10 अणुओं में टूट जाते हैं। यानी 10 तक मोनोसैकेराइड, 1 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड अणु बना सकते हैं ओलिगोसैकेराइड। जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पहला हेडिंग डली उसकी ओलिगोसैकेराइड की, वो है डाइसैकेराइड। डाई का तात्पर्य होता है 2 और ट्राई का तात्पर्य होता है 3 और टेट्रा का तात्पर्य होता है आप जानते हैं 4। बस समझ में? डाइसैकेराइड के कहलाते हैं। डाइसैकेराइड का मतलब होता है ऐसे सैकेराइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो क्या करें? 2 मोनोसैकेराइड के अणु दें, जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु देते हैं, वो डाइसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम आपका ले लें, वही कौन सा? सुक्रोज वाला C12H22O11, इस शर्करा ली हमने, इसका हमने किया जल अपघटन। तो जब जिसका जल अपघटन कराते हैं तो होता क्या है? यह 2 मोनोसैकेराइड के अणु देता है। एक देता है आपका ग्लूकोज, अभी पहले बात, एक देता है फ्रक्टोज। बात समझ जाएगी? अणुसूत्र दोनों के समान होते हैं, पहले ही बात हो चुकी इस बात की, लेकिन सारा सूत्र अलग अलग होता है, बात बताऊंगा। तो डाइसैकेराइड वे मोनो ऐसे डाइसैकेराइड अणु या ऐसे ओलिगोसैकेराइड जो 1 से अधिक या 2 मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, वो कहलाते हैं ओलिगोसैकेराइड। और अभी हमने मोनोसैकेराइड में आपको इन दोनों का उदाहरण बताया था। डाइसैकेराइड कहलाते हैं जो जिनका जल अपघटन होने पर, जिनका जल अपघटन करने पर 2 मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, वो कहलाते हैं आपके ओलिगोसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड का डाइसैकेराइड। काफी बात होगा, इसको वीडियो को पॉज करें, इसको लिख लिया आप लोग, ठीक है? इसको करता हूं मेरा। सेकेंड बात है, अब बात यहां ध्यान देना, ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड में क्या होता है? ट्राइसैकेराइड की बात करें कि जो 3 दे,
तीन मोनोसैकेराइड के अणु दे वो ट्राइसैकेराइड कहलाता है। जो 3 मोनोसैकेराइड के अणु देता है वो कहलाता है ट्राइसैकेराइड। आगे बात है, ध्यान दें यहाँ पर। जैसे हम उदाहरण में लिया रेफिनोस होता है, इसका फॉर्मूला पहले रेफिनोस बाद में लिखता हूँ, ध्यान देना। होता वही फॉर्मूला है, होता क्या है C18H32O16। आपको याद करना होगा ये फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसको, रेफिनोस। याद करने होंगे केमिकल फॉर्मूला। यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत करनी होती है तो इसका पहला चरण यही होता है कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा से ज्यादा नर्म हो। समझ लो बात को मेरी। तो रेफिनोस ट्राइसैकेराइड का तात्पर्य क्या है कि रेफिनोस का मतलब जो मोनोसैकेराइड को 3 अणु देता है, यानी जिनका जलाकरण करने पर मोनोसैकेराइड के 3 अणु देता है वो ट्राइसैकेराइड है। इसका जलाकरण कराया हमने H2O, तो ये जलाकरण होगा मोनोसैकेराइड 3 अणु देता है, यानी एक देता है आपका C6H12O6, एक और देता है C6H12O6, बात समझ आ रही। और एक और देता है वो भी यही होता है C6H12O6। बस यहाँ पर 2 जलकण लगा लेंगे, बैलेंस ही आप कर सकते हैं, 12th में पढ़ने वैसे लगे यहाँ। बात समझ में आ गई, कंप्लीट होगा। तो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, और इस तीनों की एक समान है, लेकिन तीनों में सारा शुद्ध अलग होता है। इसकी बात हम अपने लेक्चर में बस करेंगे। ये बन गया क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। कब की बात हो गई, यानी ट्राइसैकेराइड वे अणु कहलाते हैं जिनका जलकरण करने के बाद 3 मोनोसैकेराइड अणु देते हैं, वो ट्राइसैकेराइड। जिन्हें रेफिनोज जो 3 अपघटित होकर देखो 3 मोनोसैकेराइड अणु दिए हैं, इसलिए वो ट्राइसैकेराइड कहलाता है। बात समझ आई। इसी प्रकार होता है टेट्रासैकेराइड, जिन जल अपघटित होकर 4 मोनोसैकेराइड अणु देता है वो टेट्रा कहलाता है। एक और आपका बचा, वो है आपका पॉलीसैकेराइड। क्या है आपका, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का तात्पर्य है कि ये, यदि शब्द यहां लिखें तो वही शब्द है कि ये सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, सबसे जटिल। इनका यदि जल अपघटन होगा तो अनेक संख्या में लिख सकते हैं हम। जल अपघटन होने पर क्या होता है, अनेक संख्या में मोनोसैकेराइड देते हैं। क्या देते हैं, मोनोसैकेराइड्स देते हैं। बात समझ रहे। यानी जो पॉलीसैकेराइड है सबसे जटिल कहलाता है। यानी अगर कार्बोहाइड्रेट में कहें कि सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो आप बता सकते हैं सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट कहलाता है आपका क्या, वो कहलाता है आपका पॉलीसैकेराइड। इनका यदि जल अपघटन करें तो अनेक संख्या में, लिखा है मैंने, मोनोसैकेराइड देते हैं जल में। उदाहरण में आप जानते हैं स्टार्च ले सकते हैं, तो स्टार्च में C6H10O5 का होल N होता है, ये स्टार्च होता है, आप जानते हैं, बहुत पहले से भी पढ़े। ठीक है, हाई स्कूल में रिएक्शन भी सीखी हो इसकी, स्टार्च से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। स्टार्च की क्रिया, इसका जल अपघटन किया हमने N अणु लेकर जल के, तो बनता क्या है C6H12O6 का, इधर N लगा सकते हैं हम। अब ध्यान दें, इनको इसी में जोड़ना है, कार्बन 6 थे और हाइड्रोजन संख्या 10 और 2 12, तो ये क्या आपका कोई भी शब्द हो सकता है आपका। बात समझ में आ रही है। इसको गैलेक्टोज, इसका लैक्टोज लिख सकते हो, माल्टोस। बात समझ में आ गई। ये क्या बनाता है, माल्टोस। स्टार्च के यहाँ N लगाया, सब N शब्द का मतलब है कि यहाँ पर C6H10O5 के कई अणु या कई एकलक इकाइयां हो सकती हैं। N लगाने का तात्पर्य क्या है कि C6H10O5 यानी स्टार्च की कई एकलक इकाइयां हो सकती हैं, इसलिए N शब्द हुआ। तो इसका पता नहीं है और N यहाँ लगने का मतलब माल्टोस से कई अणु बनेगा। बस समझ गई। यानी सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट जो अनेक संख्या में रहते हैं, तो अनेक संख्या तात्पर्य N लग गया, तो यहाँ N की जगह पर 10 आ सकता है, तो 10 C6H12O6 बना है, तो अनेक संख्या हो चुकी है बढ़ सकेगी। तो अब मैं संक्षेप में बात कर दूं इन चीजों की सबकी, तो देखिए ध्यान दें। कार्बोहाइड्रेट की वर्गीकरण की बात चले तो संक्षेप में एक बात तो कर दूं, हम क्या जाने हैं, यहाँ ध्यान हेडिंग कर रही थी हमने, ध्यान दें, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट देखो कई भागों में बांटा गया है। फर्स्ट काम है भौतिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण के आधार पर। सेकेंड हमने पार्ट बनाया क्या, रासायनिक
गुणों के आधार पर। दिख रहा है ना आपको? भौतिक गुणों पर क्या थे? दो थे ये प्रकार। एक था आपका शर्करा जिसे बोलते हैं शुगर, दूसरा था क्या था? अशर्करा। शर्करा में बताया था जो मीठे होते हैं, जल में मिले होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। जैसे आपका उदाहरण था, उदाहरण क्या था यहाँ पर? ग्लूकोज। इसका एग्जाम्पल क्या था? स्टार्च, सुक्रोज। पहले बता दिए, वीडियो को दोबारा देख सकते सही से। रासायनिक गुणों के आधार पर इनके कई भाग होते हैं। एक होता है मोनो सैकेराइड्स, दूसरा होता है डाइसैकेराइड। नो, ओलिगो बताया मैंने आपको सीधा, ओलिगो सैकेराइड्स। और ओलिगो सैकेराइड्स के ही 3 भाग होते हैं सर। एक होता है डाइसैकेराइड, और एक होता है ट्राइसैकेराइड्स, अभी लिखवाया भी था आपको, और एक होता है टेट्रासैकेराइड। काफी बात हुआ। और रासायनिक गुणों के आधार पर एक और होता है, वो होता है आपका क्या? वो होता है आपका पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। और आप जानते हैं पॉली शब्द जहां यूज होता है उसका मतलब होता है अनेक, कई संख्या में उसकी। ठीक है, तो ये था आपका कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। मोनोसैकेराइड कहते हैं सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनको इनका जलावटन नहीं होता, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ओलिगोसैकेराइड भी होते हैं जिनका जलावटन करने पर कई संख्या में मोनोसैकेराइड देते हैं, हमें कई संख्या में मोनोसैकेराइड देते हैं, 1 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड बना सकते हैं। डाइसैकेराइड मतलब जो 2 मोनोसैकेराइड देता है, ट्राई मतलब जो 3 मोनोसैकेराइड देता है, टेट्रा मतलब 4 मोनोसैकेराइड देता है, और पॉलीसैकेराइड का मतलब है जो अनेक संख्या में कहते हैं हमें मोनोसैकेराइड, और ये सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। कंप्लीट बात हुई है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अब हम आपको पढ़ाएंगे ग्लूकोज के बारे में, वो नेक्स्ट लेक्चर में, और जो फंक्शन ग्रुप के बारे में इस पर विवेचना करेंगे। आप विचारें, सोचे, समझे। यदि वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक अवश्य हो गए, साथ साथ कमेंट अवश्य करें जो आपको पसंद ना आया हो, जो समझ में ना आई हो बात, मुझे जानकारी अवश्य मिलनी चाहिए। ज़्यादा करें तो प्रयास करेंगे वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें, जैसे आप कैसे कई बच्चों के लिए ये वीडियो उपयोगी है, यूजफुल है, जो बहुत ब्रेन से आपको समझे ना समझे जानना है। जय हिंद।